हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी। चैप्टर हमारा है 5वां, प्राथमिक क्रियाएं। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। बच्चों, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और मेरा एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे। अगर आपको वहाँ से कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो एकलव्य स्टडी पॉइंट सर्च कर सकते हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं और आर्थिक क्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, ऐसी हर क्रिया जिससे हमको इनकम प्राप्त हो यानी आय मिले तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम अगर हमें उससे पैसा मिल रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, आर्थिक क्रियाकलाप हो जाएगी। और ये जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं इनको हम चार हिस्सों में बांट कर देखेंगे। ठीक है, एक तो होता है प्राथमिक क्रियाकलाप, फिर द्वितीयक क्रियाकलाप, फिर तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम केवल और केवल प्राथमिक क्रियाकलाप को पढ़ेंगे। जिसमें क्या आता है, जिसमें कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, मछली पकड़ना आएगा, आखेट आएगा यानी कि शिकार आएगा, भोजन संग्रह, ये सारे प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम पूरा प्राथमिक क्रियाकलाप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने कि प्राथमिक क्रियाकलाप जो होते हैं उससे क्या अभिप्राय है, यानी क्या अर्थ है प्राथमिक क्रियाकलाप का। तो प्राथमिक क्रिया जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट, ठीक है, पर्यावरण पर निर्भर होती है, यानी डायरेक्ट पर्यावरण पर निर्भर होती है। इसको हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे खेती है, खेती करना भी सीधा हम पर्यावरण पर निर्भर है। ठीक है, तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। आखेट, शिकार वगैरह जो होता है। इसके अलावा भोजन संग्रह, ठीक है, आज के समय में ये चीजें कम हो गई है लेकिन ये भोजन संग्रह भी क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना या फिर खनन करना, ये सारे के सारे क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व में कौन कौन से क्षेत्र में भोजन संग्रह किया जाता है। तो देखिए, दुनिया में दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे भोजन संग्रह होता है। एक तो है उच्च अक्षांश में और दूसरा है निम्न अक्षांश में। तो उच्च उच्च अक्षांश में कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये जो हमारा नॉर्थ कनाडा है, उत्तरी कनाडा है, यहाँ पे होता है। फिर नॉर्थ यूरेशिया में है जहाँ यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। और फिर जो दक्षिणी चिली है यहाँ पे क्या होता है, भोजन संग्रह होता है। इसके अलावा अगर निम्न अक्षांश की बात करें तो जो अमेजोन बेसिन है, फिर उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण पूर्व एशिया का जो आंतरिक प्रदेश है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में जो आंतरिक प्रदेश है यहाँ पे, तो इन जगहों पे भोजन संग्रह होता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं वो सारे आपको बताऊंगा। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रखे हैं, सपोर्टिंग मटेरियल के ले रखे हैं और एनसीईआरटी से हर जगह से क्वेश्चन इकट्ठे करके आपके लिए बनाए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। और ये चलवासी पशुचारण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के समय में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आज के समय में चलवासी पशुचारण बहुत कम होता जा रहा है या फिर धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि चलवासी पशुचारण क्या है। तो देखते हैं, जो चलवासी पशुचारण है बच्चे, ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय रहा है, बहुत पुराना है मतलब ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पशुचारक होता है वो अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता है। यानी उसे भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात जो भी है वो पूरी तरीके से किस पे निर्भर है, अपने पशुओं पे निर्भर है। इसमें मनुष्य क्या करता है, जो उसके पालतू पशु होते हैं उनके साथ जाता है, पानी और चरागाह की उपलब्धता के अनुसार। जहाँ पे पानी उपलब्ध हो, जहाँ पे चरागाह उपलब्ध हो, वहां पे अपने बहुत सारे पशुओं को लेके वो चला जाता है। फिर वहां पे कुछ समय रहता है, फिर उस स्थान से फिर वो किसी दूसरे स्थान पे चला जाता है। यानी वो स्थानांतरित होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है अपने पशुओं के साथ। इसी को चलवासी पशुचारण कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो पशुचारक वर्ग होते हैं इनके ना अपने अपने निश्चित चरागाह होते हैं कि भाई उनके फिक्स होते हैं कि इसी चरागाह में उनको जाना है, फिर इस चरागाह में जाना है, फिर इस चरागाह में जाना है। तो इनके जो वर्ग होते हैं इनके फिक्स होते हैं कि इनके यहाँ यहाँ पे इनको जाना होता है। ठीक है, अब चलवासी पशुचारण के जो तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, तो देखिए, उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया, मध्य चीन, फिर यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। फिर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इसमें दक्षिण पश्चिम एशिया और मेडागास्कर द्वीप,
इन जगहों पे। अब देखिए क्या है, आज के समय में धीरे धीरे ये चलवासी पशुचारण वाला सिस्टम कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब बॉर्डर वाला सीन हो गया। पहले क्या होता था, बॉर्डर इस तरीके से नहीं होता था, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन अब क्या है, एक देश से दूसरे देश में जाना इतना आसान नहीं है, ये है। फिर दूसरा क्या है कि अब ये प्रथा भी प्राचीन हो गई है। अब पहले जैसी वो चीजें नहीं रही, चरागाह कम होते जा रहे हैं, चरागाह ही खत्म होते जा रहे हैं, तो जानवरों को लेके कहाँ जाएंगे? तो ये कुछ कारण है, ये भी पूछ लेते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन है, ये काफी पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। झूम खेती किसे कहते हैं? आपने क्लास 12th की हिस्ट्री में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। इसको कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि दहन मतलब इसमें आग वगैरह लगा दी जाती है। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, 4-5 तरीके से। तो आपको ये सभी क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए झूम खेती का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसान है, वो क्या करेगा, किसी स्थान पे जो जंगल है, झाड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उसको काट के साफ करेगा, उसको जला देगा। जला के क्या करेगा, उसकी जो राख होती है, उससे उर्वरक क्षमता बढ़ती है। फिर उसको साफ सूफ करके बढ़िया तरीके से उस पर क्या करेगा, खेती करेगा। फिर क्या करेगा, 2 साल 3 साल 4 साल वहां पे खेती करेगा। उसके बाद उसे महसूस होगा कि यार अब ये जो जगह है, ये पहले के मुकाबले उतनी उर्वरक नहीं रही। फिर वो उस जगह से जाएगा दूसरी जगह में, वहां पे क्या करेगा, वहां पे भी यही करेगा, साफ सूफ करके वहां पे खेती करेगा, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद वो तीसरी जगह में जाएगा, और फिर वापस से इस जगह में आएगा। तो इस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। और जब वो एक स्थान से दूसरी जगह जाता है, तो 2-3-4 साल के लिए वो जमीन जो है वो बिल्कुल खाली छोड़ दी जाती है, परती छोड़ दी जाती है, उस पर खेती नहीं की जाती। तो वापस से उसकी जो उर्वरक शक्ति खो गई होती है, वो धीरे धीरे वापस मिल जाती है। इसी को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, ठीक है। अब चलो किताबी लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं। इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को काटा और जला दिया जाता है, ठीक है। और जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, और खेती भी पुराने औजारों से होती है, क्योंकि प्राचीन परंपरा है, ये आज की नहीं है। तो जो लोकल वहां पे औजार अवेलेबल होते हैं आसानी से, उन्हीं से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी राज्य है, वहां पे इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं, वहां पे भी काफी होती है ये, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है, ऋतु प्रवास बताइए। तो इसमें क्या होता है बच्चे कि देखिए, जो चलवासी पशुचारण हमने पढ़ा है ना, उसमें जो पशुचारक होता है, वो क्या करते हैं, नए चरागाहों की खोज में चलवासी पशुचारक जो होते हैं, वो समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर, और शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाहों की ओर वो प्रवास करते हैं। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं, क्योंकि देखो गर्मी में क्या होता है, पहाड़ी एरिया में जाते हैं, क्योंकि वो ठंडे होते हैं। और फिर सर्दियों में ठंडे एरिया से वापस से वो कहाँ आते हैं, समतल एरिया में आते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लिए। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है पेपर में, और शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। देखिए हमेशा जब भी आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। ये क्वेश्चन ये है कि ट्रक कृषि किसे कहते हैं, ट्रक कृषि। देखिए यहाँ पे क्या होता है, केवल सब्जियों की ही खेती है, और वहां ट्रक फार्म और बाजार के मध्य दूरी रात भर में तय करते हैं, इन्हें ट्रक कृषि कहते हैं। क्या होता है कि सब्जियों वगैरह की खेती होती है, उसको फिर ट्रक के द्वारा, ठीक है, बाजार तक ले जाया जाता है। रात भर में इनको ये दूरी तय करनी होती है, इसीलिए इसको ट्रक कृषि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, और ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। डेयरी कृषि की सफलता किन बातों पे निर्भर है, यानी कि पूरा पूरा क्वेश्चन डेयरी कृषि पे है। फिर संसार में डेयरी कृषि कृषि दुधारू पशुपालन का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है, एग्जाम्पल से बताना है। फिर डेयरी कृषि का क्या महत्व है, और डेयरी कृषि की विशेषता बताओ। कई बार क्या हो जाता है बच्चे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, पशुपालन होता है यहाँ पे, ठीक है, पशुपालन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो पशु पाले जाते हैं वो दूध के पर्पज से पाले जाते हैं। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि चलवासी पशुचारण और डेयरी पशुधन में क्या अंतर है, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। तो अभी आपको चलवासी पशुचारण तो मैंने बता दिया है, अब डेयरी वाला समझोगे तो आपको अंतर पता लग जाएगा दोनों के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है।
तो देखो ये एक विशेष प्रकार की कृषि है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है, ठीक है, पशुओं को दूध के लिए। उनके स्वास्थ्य, उनके प्रजनन और उनकी चिकित्सा पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है, पूंजी जो होती है वो लगती है काफी। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने और भंडार और दूध उत्पादन में अधिक ज्यादा मशीनों का प्रयोग के लिए काफी मतलब पूंजी चाहिए होती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है, जानवर को पाला जाता है, ठीक है। और इनको, और आधुनिक, आप ये कह सकते हैं एक आधुनिक तरीका है ये। इसमें क्या है, श्रम, पशुओं को चराने, दूध निकालने और इन कामों में वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है पूरे साल। और नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों के उपयोग तथा पशु पाश्चुरीकरण, ठीक है, पश्चुरीकरण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों पर निकट स्थापित किए जाते हैं। ये केंद्र जो है नगरों के आसपास स्थापित किए जाते हैं। और इसमें एक चीज है, इसमें जो पशुओं की देखभाल होती है वो वैज्ञानिक तरीकों से होती है, ठीक है। इसमें यंत्रों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बड़े लेवल पे पशुओं को पाला जाता है और इसमें काफी श्रम लगता है, काफी ज्यादा पूंजी लगती है। तो ये एक आधुनिक तरीका है। जबकि अगर इसको हम कंपेयर करें चलवासी पशुचारण से, तो वो एक बिल्कुल आप कह सकते हो वो एक देसी तरीका है। वहां पे क्या होता है, जो जानवर होते हैं वो प्राकृतिक परिवेश में पलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है। और कोई वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, कोई उनका इलाज वगैरह उस तरीके से नहीं किया जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहते हैं। पर यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य जो है बहुत ज्यादा पैसा कमाना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे इसका एक पॉइंट रह रहा है, देखो, बाजार, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि वहां से दूध को जल्दी से जल्दी पहुंचाना होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं, इसलिए वहां पे बाजार के आसपास इनको रखा जाता है। और मुख्य क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा में है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य पशुधन पालन से क्या अभिप्राय है। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है वाणिज्य पशुधन यानी कि कहीं ना कहीं पैसा कमाने के उद्देश्य से है। तो देखिए, वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशेष एक विशाल बहुत बड़े क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है। इसमें ज्यादा पूंजी लगती है। इसमें पशुओं की देखभाल भी वैज्ञानिक तरीके से होती है, वही अभी जो आपको बताया था। इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अधिक अनुकूल हो, ठीक है। जो उस क्षेत्र के लिए पशु सही होगा उसी को उसमें पाला जाएगा। ये न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, अमेरिका में काफी ज्यादा किया जाता है, तो इसको वाणिज्यिक पशुधन कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने 2008 में 12th के एग्जाम दिए थे, ठीक है। और मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताइए। तो मुझे आज तक ये क्वेश्चन याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में क्या होता है, मेनली खट्टे फलों के उत्पादन पर ज्यादा बल दिया जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। आगे देखो, ये कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। ये एक विशेष प्रकार की कृषि है, क्योंकि इसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है। यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर उगाया जाता है, जैतून पैदा होता है, ठीक है। शीत ऋतु की बात करें तो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों की जो डिमांड होती है, फलों और सब्जियों की, वो काफी बढ़ जाती है। तब इस क्षेत्र में इसकी आपूर्ति की जाती है, यानी फल उगाए जाते हैं और सब्जियां उगाई जाती है। इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता की शराब भी का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के अंगूर होते हैं और अंगूर का यूज किस में किया जाता है, शराब बनाने में किया जाता है, ठीक है। वाइन वगैरह बनाई जाती है। इसके बाद है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में क्या अंतर है। सहकारी कृषि क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो किसान लोग होते हैं वो अपनी इच्छा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए सहकारी संस्था बनाते हैं और फिर कृषि करते हैं। ये जो सहकारी संस्था होती है किसानों की सभी रूप से सहायता करती है। जैसे उनको आर्थिक सहायता भी मिलती है, उससे वो क्या है, जो यंत्र चाहिए कृषि के लिए वो यंत्र खरीद सकते हैं, बीज वगैरह खरीद सकते हैं, उर्वरक खरीद सकते हैं, कीटनाशक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कई तरह की हेल्प जो है ये सहकारी संस्था किसानों की करती है। और ये यूरोप के कई देशों में है, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा सफल हुआ है ये डेनमार्क में हुआ है, सबसे ज्यादा सफल, ठीक है। डेनमार्क में इसको ज्यादा सफलता मिली है। इसके बाद बात करते हैं सामूहिक कृषि की। सामूहिक कृषि में क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उसका स्वामित्व जो होता है वो पूरे समाज या फिर पूरे समूह का होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी सोवियत संघ में, क्योंकि देखो सामूहिक है,
तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सोवियत संघ वाली विचारधारा से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि सभी किसान अपने संसाधन, जैसे कि मान लो उनकी भूमि है, पशुधन है, उनका श्रम है, इसको मिलाकर खेती करते हैं, यानी मिलजुल कर खेती करते हैं, सामूहिक रूप से खेती करते हैं। ठीक है, तो ये सामूहिक कृषि कहलाता है। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पेपर में आता है आपके कि बताइए मिश्रित कृषि जो होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देख लो कि इसके क्षेत्र कौन से। तो ये मिश्रित कृषि जो है ये ज्यादातर विकसित भागों में होती है, जैसे कि मान लो उत्तर पश्चिमी यूरोप का एरिया है यहाँ पे होती है, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है यहाँ पे होती है, यूरेशिया के कुछ भाग में होती है, और दक्षिण महाद्वीपों के जो समशीतोष्ण अक्षांश है यहाँ पे होती है। तो ये तो इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। तो देखिए जो मिश्रित कृषि होती है इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इसमें खेती भी की जाएगी और पशुपालन भी किया जाएगा। फसलों के साथ साथ पशु जैसे कि मवेशी हो गए, भेड़ हो गई, सुअर, कुक्कुट, ये आय के मेन सोर्स होते हैं वहां पे। चारे की फसलें जैसे कि मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है, क्योंकि पशु पाले जाते हैं तो कहीं ना कहीं चारे की नीड होती है। तो ऐसे ही इनकी एक चारे की फसल भी इनके लिए एक मुख्य घटक होती है। इस कृषि में खेतों का आकार जो होता है वो मीडियम होता है, और इसमें जो फसलें बोई जाती है उसमें क्या होता है, गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल, ये चीजें उगाई जाती हैं। ठीक है, और फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मिश्रित कृषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। इसके बाद है खनन। खनन से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ज्यादातर इसमें कृषि वाले क्वेश्चन आते हैं, बट ये खनन वाला एक इकलौता अलग टॉपिक है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खनन पूछ लेते हैं। खनन क्या होता है, देखिए जो पृथ्वी है हमारी भूपर्पटी है उसमें बहुत सारे खनिज हैं, अयस्क हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालना खनन कहलाता है। तो पृथ्वी से जैसे धातु या फिर अयस्क या फिर औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी जो खनिज है उसको बाहर निकालना ही खनन कहलाता है। खनन मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धरातलीय खनन और एक होता है भूमिगत। धरातलीय खनन जो होता है ये ज्यादा आसान होता है, ज्यादा सिंपल होता है। भूमिगत थोड़ा सा टफ प्रोसेस होता है इसका। अब बात करते हैं खनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो दो तरीके के मेन कारक होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है इसमें आर्थिक। तो भौतिक कारण कौन से और आर्थिक। भौतिक में क्या होता है, ये देखा जाता है कि जो खनिज खनिज निक्षेप है इसका आकार क्या है, जहां से खनिज निकालना है वहां पे आकार क्या है एरिया का, ये देखा जाता है। वो कौन सी श्रेणी का है, यानी कौन सी कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। कैटेगरी वाइज खनिज वाले एरिया को डिवाइड किया होता है। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है। फिर उसकी उपस्थिति की अवस्था क्या है, मतलब वहां पे कौन से खनिज उपस्थित हैं, कितने उपस्थित हैं, ये चीजें ध्यान में रखी जाती है। इसके भौतिक हो जाएंगे, फिजिकल। इसके बाद होते हैं आर्थिक कारक। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि कौन से खनिज की मांग ज्यादा है। फिर क्या है, उसका तकनीकी ज्ञान भी इसमें आ जाएगा, महत्वपूर्ण है। खनिज का उपयोग कैसा है, कितना है, संरचना को ध्यान रखा जाता है, पूंजी और यातायात, ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखी जाती है। तो ये खनन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार के लिए सब्जी, खेती और उद्यान कृषि की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखो बाजार के लिए सब्जी, खेती और उद्यान कृषि, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी फसलें उगाई जाती है जिससे ज्यादा लाभ और ज्यादा पैसा मिले, यानी अधिक मुद्रा मिले। ठीक है, कौन सी फसलें उगाई जाएगी जिसमें ज्यादा ज्यादा मुद्रा मिले। जैसे कि इसमें फल उगाए जाते हैं, इसमें सब्जियां उगाई जाती है और इसमें फूल उगाए जाते हैं, और इनकी मांग जो होती है वो नगरों में बहुत ज्यादा होती है, इसी को ध्यान में रख के उगाए जाते हैं। इस कृषि में क्या होता है, खेतों का आकार जो होता है वो छोटा होता है, और खेत जो होते हैं वो अच्छे यातायात साधनों द्वारा नगरीय केंद्रों से जुड़े होते हैं। क्योंकि देखो जहां पे खेत है, मान लो ये खेत है और यहाँ पे नगर है, तो यहाँ पे जो यातायात के साधन अच्छे हैं तो ऐसी जगह पे ये खेत होते हैं, ताकि आसानी से इन चीजों को नगरों में पहुंचाया जा सके, क्योंकि नगरों में इसकी मांग ज्यादा होती है तो आसानी से यहाँ पे यातायात हो सके, ऐसा ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या होता है, ज्यादा श्रम की जरूरत होती है, ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, पूंजी भी ज्यादा लगती है इसमें। और इसके अलावा सिंचाई, उर्वरक, अच्छे किस्म के बीज, कीटनाशक, इनकी आवश्यकता भी काफी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर दिए, और इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते, यही क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन यही रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, सारी वीडियो के जो लिंक होते हैं आपको एक जगह मिल जाया करेंगे। तो कई बार बच्चे कहते हैं हमें ढूंढने में दिक्कत होती है प्लेलिस्ट वगैरह, तो आप यहाँ पे लिंक हम डालते रहते हैं समय समय में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ नोट्स भी हमने डाले हुए हैं, तो ग्रुप में जाके फाइल्स में जाना है आपको और वहां से जाके नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। और एक बार मुझे कमेंट में ये भी बता दें कि आपके मिड टर्म एग्जाम में जियोग्राफी के कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। बुक वन के आप जो बुक वन के आपके चैप्टर हैं उनका नाम लिख देना, और बुक टू के जो आपके चैप्टर हैं उनके भी नाम लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे अच्छे से पता लग पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी दिवाली।